डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे और बाय फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका फोर्थ एंड फिफ्थ ये 2 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों से मैं सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगी, उनमें से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ करें और इस इक्वेशन को मज़ीद आगे सॉल्व करें। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और ये जो सेकंड टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये थर्ड टर्म जो है ये क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है। तो इसको जो है वो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1/8 जो है वो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऐड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई नंबर लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रहा हो तो उसको हम राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 - 1/8 ये हमारे पास 1/8 आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो राइट साइड पे इसके है -1/8, 8 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है। तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, चूँकि 8 जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे ले जाके पूरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, और -1 एज इट इज़ उधर ही रह गया। 8 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि पहले हम 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s are 16 और x² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब +8 है और -x है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर डिफरेंट साइन हो तो हम आंसर के साथ क्या लगाते हैं, माइनस, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x। अब ये -1 जो है वो राइट साइड पे क्या हो रहा है, माइनस, इसको हम लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। 1/8 को दूसरी साइड पे लेके गए, 8 को मल्टीप्लाई किया और उस -1 को लेफ़्ट साइड पे ला के ऐड कर दिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे c एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, हम इसे थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स अगर हम देखें तो इनके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 है। 2x² को हम कह सकते हैं 2x² डिवाइडेड बाय 1, और इसी तरह ये जो x है इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 8। हम इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में भी 8 बना लेते हैं। वो 8 कैसे बनेगा, हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में हम न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड टर्म में भी हम न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो वो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाता है, 1। तो अपनी सहूलत के लिए हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। किसी भी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
थर्ड टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 8 है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 मौजूद है। हम कहते हैं कि 8 क्या है, हमारे पास एलसीएम है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो पूरी लेफ़्ट साइड के साथ 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसको दूसरी साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट मेथड से जब हमने सिंप्लीफाई किया था तब भी हमारे पास यही आंसर आया था। सेकंड मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो भी हमारे पास सेम आंसर आया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों मेथड से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों मेथड्स में से कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कौन सा मेथड आप समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों मेथड से रिज़ल्ट तो हमारे पास सेम आ गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने देखा था कि हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और ये जो थर्ड टर्म है इसको भी एज इट इज़ लिखते हैं, इज़ इक्वल टू 0। जस्ट मिड टर्म को हम नहीं लिखते, क्योंकि मिड टर्म को हमने ब्रेक करके 2 टर्म्स में लिखना है, और उन 2 टर्म्स को जब ऐड करेंगे दोबारा से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x। और वो 2 टर्म्स इस तरह की होनी चाहिए कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आए जो इस a और c को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16x स्क्वायर और को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। ये प्लस 1 है, ये प्लस 16x स्क्वायर है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब साइन सेम होते हैं तो आंसर के साथ प्लस आता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 1s are 16 और x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब है हमें ये जो मिड टर्म को ब्रेक करके 2 ऐसे टर्म्स रिक्वायर्ड हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर है, और जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 8x है। तो उसके लिए एक मेथड हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट और थर्ड टर्म इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमारे पास आ रहा है उसके हम पॉसिबल फैक्टर्स हासिल करेंगे। उसके पॉसिबल फैक्टर्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से 2 ऐसे फैक्टर्स हैं इस नंबर के जिनको ऐड करेंगे तो ये मिड टर्म बन जाएगी। सबसे पहले हम मिड टर्म्स के साथ साइन लगाते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, लास्ट टर्म के साथ भी प्लस है। इन दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन सेम हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर के साथ प्लस ही आता है। तो यहाँ पे हमें साइन सेम रिक्वायर्ड है। 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके साइन सेम हो। एडिशन के केस में हम चूँकि बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, तो इसलिए इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ माइनस आएगा। ये दोनों टर्म्स के साथ साइन चूँकि सेम है तो दरमियान वाली दोनों टर्म्स के साथ भी साइन सेम होंगे। अब सेम साइन भी 2 तरह के हैं, क्या दोनों एडिशन के साइन आएंगे या दोनों सब्ट्रैक्शन के साइन आएंगे। चूँकि ये जो मिड टर्म है इसके साथ माइनस है तो इस वजह से दोनों माइनस के साइन आएंगे। जब दोनों सेम साइन हैं, माइनस माइनस एडिशन के केस में ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस होंगी।
तो इसका मतलब है हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करें तो 8 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। साइन दोनों के साथ माइनस के आएंगे। तो इसके लिए 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 16 को डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 आर 16। तो 16 के पॉसिबल फैक्टर्स हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं। उन्हीं पॉसिबल फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 1 16 आर 16, 1 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, लेकिन 1 और 16 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 नहीं आता। इसका मतलब है 1 एंड 16 ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमने हासिल की 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, लेकिन 2 एंड 8 इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 नहीं आता। इसका मतलब है अभी 2 एंड 8 भी हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 आर 8। अब एक और हमारे पास ऑप्शन आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो 4 को जब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं 4 + 4 क्या होता है 8। तो इसका मतलब है ये वो फैक्टर्स हैं 16 के जिनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास ऐड होना है। दोनों के साथ सेम साइन है, जब सेम साइन होंगे तो एडिशन के केस में हम उन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4x और ये भी क्या आ जाएगा -4x। इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। बड़ी वैल्यू अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ही सेम है तो साइन आ गया माइनस का। तो -4x -4x, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -8x। 4x और 4x दोनों ऐड हो जाएंगे। अब -4x को जब हम -4x से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना हो, दोनों साइन सेम है, बेशक माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर के साथ क्या आता है प्लस आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 16x²। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आया जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया था। तो इसका मतलब है ये दोनों ही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। -4 और -4 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो -8x को हमने -4x की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। ये सारा प्रोसेस हमने किया है मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए। इसके बाद इन फर्स्ट 2 टर्म्स में हम देखेंगे कि कौन से नंबर हैं जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम देखें 4 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 को हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म में भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड टर्म में भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद x को अगर हम देखें तो x भी दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब जो नंबर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमने कॉमन ले लिया। जो नंबर्स बाकी बच जाएंगे उन्हें हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब फर्स्ट टर्म में हमने 4 कॉमन लिया एंड x कॉमन लिया, बाकी हमारे पास इधर 4x बच गया। 4x को जब 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x² आ जाता है हमारे पास। ये 4x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो -1 को जब 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x आ जाता है। अब इन दो टर्म्स में से भी हमने कॉमन लेना है। अगर हम देखें
तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कॉमन ले सकें। तो इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे 4x के साथ क्या है, प्लस है, जबकि यहाँ पे 4x के साथ माइनस है। तो इसका मतलब है हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए, 4x प्लस में चाहिए। तो इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस, हम कह देंगे -1 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, +4x, और यहाँ पे चूँकि +1 है, माइनस को हमने बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +1। तो इस -1 को जब हम दोबारा से अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 2 टर्म्स आएंगी। -1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इस लेवल पे आके हम देखेंगे कि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स भी सेम हैं और उनके साइन भी सेम हैं। तो अगर दोनों ब्रैकेट्स इस तरह से हमारे पास सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब है यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 4x - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4x - 1 को कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 4x और सेकंड टर्म में रह जाएगा -1। तो इस तरह से ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी फैक्टराइजेशन हो गई, हमने उसको उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। और अगर हम देखें तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास बिल्कुल सेम हैं। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं तो इसका मतलब है दोनों x की वैल्यूज़ भी सेम होंगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम। तो 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और आंसर क्या है, 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों ब्रैकेट्स में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है। तो हम इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके लेफ़्ट साइड पे 1 माइनस हो रहा है, 1 जो है वो राइट साइड पे ऐड हो जाएगा। 0 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इस इक्वेशन में लेफ़्ट साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट साइड में जाके डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकंड ब्रैकेट को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका भी सेम हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, 4x = 1 और x हमारे पास = 1/4। सो x = 1/4 एंड x = 1/4, दोनों सेम रूट्स हैं, आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और बाय फैक्टराइजेशन हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसी तरह हम फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे, थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। जस्ट हमने मिड टर्म को नहीं लिखा, मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे और 2 टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे। उन 2 टर्म्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -20x। तो उसी तरह फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, थर्ड टर्म के साथ भी प्लस है। फर्स्ट और थर्ड दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम है, तो मिड टर्म्स जो हैं उनके साथ भी साइन सेम होंगे। अब हमने कहा कि बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के साथ है, तो यहाँ पे दोनों साइन ही सेम होने हैं। तो सेम साइन कौन से होंगे, जो मिड टर्म के साथ साइन है। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ साइन होंगे माइनस के। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो, दोनों साइन बेशक एडिशन के हों बेशक सब्ट्रैक्शन के हों, मल्टीप्लिकेशन में आंसर के साथ प्लस आता है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन कौन से हैं, हमने बस इस चीज़ को देखना है कि अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ साइन सेम है तो मिड टर्म्स के साथ भी साइन सेम होंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 100x² को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100x² ही आ जाता है।
तो इन दोनों के साथ साइन सेम होने का मतलब ये है कि चाहे प्लस होता चाहे माइनस होता, आंसर में हमारे पास 100x² ही आ जाना था। इसीलिए ये जो दो मिड टर्म्स हमारे पास बनी हैं इनके साथ भी साइन सेम हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास प्लस ही बन जाना है उसमें। तो साइन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के साथ साइन सेम है तो मिड टर्म के साथ भी साइन सेम होना चाहिए। तो वो साइन सेम कौन सा होगा, ये -20 वाला, ये जो मिड टर्म के साथ साइन है वो साइन होगा। यहाँ पे दोनों एडिशन के साइन नहीं होंगे। साइन कौन से लगेंगे डिपेंड करता है मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास ये मिड टर्म आनी है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास साइन लगता है बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे चूँकि दोनों के साथ सेम साइन होंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस होगा, छोटी वैल्यू के साथ भी माइनस होगा। तो माइनस माइनस जब सेम साइन होंगे इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करें 20 बने। जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है 100। हमने दो ऐसे नंबर्स हासिल करने हैं जिनको ऐड करें 20 आए, जिनको मल्टीप्लाई करें 100 आए। हम क्या करेंगे, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस आ जाएंगी, नंबर्स की वो तमाम ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आए। उन्हीं नंबर्स में से कोई एक ऐसा पेयर होगा जिनको ऐड करने से 20 भी आएगा और वो ही हमारा रिक्वायर्ड पेयर होगा। सबसे छोटा नंबर 2 है जो 100 को डिवाइड करता है। 250 और 100। अब एक ऑप्शन आ गई हमारे पास, नंबर्स की एक ऑप्शन आ गई जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 2 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। लेकिन 2 और 50 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 20 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 100 आता है, लेकिन 1 एंड 100 इन दोनों को ऐड करने से 20 नहीं आता। ये भी हमारा रिक्वायर्ड पेयर नहीं है। तो इस 100 की हम मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास नंबर्स की ऑप्शंस आती रहेंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आएगा। अब अगर हम देखें तो 50 जो है वो भी 2 पे डिवाइड होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो भी हमारे पास 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, इधर 1 बच गया, 1 और ये 0 मिलके 10 बनाएंगे तो 2 5s are 10। इस तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन आ गई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। लेकिन अगर हम देखें तो 4 एंड 25 इन दोनों को ऐड करने से 20 नहीं आता। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 29 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 2 25 को डिवाइड नहीं करता, 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 5s are 25। हमारे पास एक और पेयर आ जाएगा इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2s are 4, 4 5s are 20। 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 100 आ जाता है। लेकिन 20 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 20 नहीं आता। इसका मतलब है ये भी हमारा रिक्वायर्ड पेयर नहीं है। अब इस फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। 1 आ गया। ये 100 के पॉसिबल
फैक्टर हैं। पहले हमने इस फैक्टर को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, मतलब 50 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 2 × 50। फिर इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा 25। 4 को हमने 25 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी तक हमें हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं मिले जिनको ऐड करें तो 20 आए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन बन रही है, इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 2s are 10, 5 2s are 10। तो 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हमारे पास तमाम पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर हासिल कर सकते हैं, वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हमें किस मेथड से हासिल होती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ जाते हैं उनको हम किसी एक को मल्टीप्लाई कर लिया बाकी सब से, या इनको किसी तरह से दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके किसी तरह से हमारे पास वो फैक्टर्स आ जाएंगे जिनको ऐड करेंगे तो ये मिड टर्म बनेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड 2 को सेकंड 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 10 और ये भी क्या आ गया 10। तो 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 20 आता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 100 के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ये जो दोनों सेम साइंस हैं इसने हमारी हेल्प की कि ये जो दोनों मिड टर्म्स हैं इन्होंने ऐड होना है, चाहे दोनों साइन प्लस के हों चाहे माइनस के हों, प्रोसेस एडिशन का ही करना होता है। तो दोनों सेम साइन होने की वजह से हमें पहले ही आइडिया हो गया कि वो दो नंबर्स ऐड होंगे और ऐड होके उनका आंसर क्या आएगा 20, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100। यहाँ पे हम लिख देंगे 10x और ये भी 10x, दोनों सेम नंबर्स आ गए। अगर तो हम थोड़ी देर सोचने के बाद हमारे जहन में आ जाता है कि 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है और 10 और 10 को जब हम ऐड करते हैं तो 20 आता है, तो हमें इस फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे जहन में नहीं आ रहा कि कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो 20 बनेगा, तो उसके लिए ये एक मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो समझ लें कि ये हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है जो हर हाल में काम आएगी, हर हाल में ये ऑप्शन जो है ये वैलिड रहेगी। इस मेथड से हमें दो ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनको ऐड करेंगे तो मिड टर्म बनेगी, और जाहिर है हमने फैक्टराइजेशन की है फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीपल की, तो जिस नंबर की हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी के ही फैक्टर्स हमें हासिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी मिड टर्म ब्रेक हो गई, -20x को हमने लिख दिया -10x एंड -10x की फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में हमारे पास कौन से नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो 10 सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 को कॉमन ले लेंगे। x² और x फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म्स में x मल्टीप्लाई हो रहा है, हम x को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में 10 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो यहाँ पे रह जाएगा 10। एक x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी x रह गया, और माइनस 10x को हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं जो कि फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेने के बाद हमें हासिल हुई हैं। जो यहाँ पे इसका मतलब है कोई कॉमन नहीं आएगा। अब इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म 10x के साथ क्या है प्लस है, और यहाँ पे 10x के साथ माइनस है।
तो इस 10x को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। हम -1 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 10x माइनस का है, ये प्लस में हो जाएगा, और 1 के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। और इस तरह से -1 को कॉमन लेके हमने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बन गई हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर ये वाली दो ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो गई, और फोर्थ पार्ट की तरह इसमें भी दोनों फैक्टर्स सेम हैं। और अगर दोनों फैक्टर्स सेम हैं तो इसका मतलब है दोनों x की वैल्यूज़ भी सेम होंगी और दोनों रूट्स भी सेम हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम हों। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी 0 को इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 0 हैं। 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 10 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। सेकंड फैक्टर को भी अगर हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सो x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू है 1/10, जिसे हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो वैसे क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पॉसिबल रूट्स होते हैं। जितनी x की पावर्स होंगी उतने ही उसके पॉसिबल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो इस वजह से इसके 2 पॉसिबल रूट्स हैं। इसलिए हम यहाँ पे अलग-अलग लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10 आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बुक के एंड पे आंसर्स अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 1/10 एंड 1/10 2 टाइम्स मेंशन है।